जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में आज लास्ट न्यूमेरिकल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट न्यूमेरिकल, हाँ बिल्कुल एकदम सही, लास्ट न्यूमेरिकल चैप्टर। क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल, लेबर कॉस्ट एंड कंट्रोल, मशीन और रेट, यूनिट कॉस्टिंग एंड सिंगल आउटपुट, टेंडर प्राइस, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग एंड टेंडर कॉस्टिंग। लास्ट चैप्टर है हमारा जिसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, अर्थात परिचालन लागत क्या होती है। तो इससे रिलेटेड हम लोग 12 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। ओवरऑल 13 वीडियो देखेंगे हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है पहले और आप पढ़ना चाहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरलता पूर्वक, तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर अच्छा लग जाए आपको और वाकई लगे कि हाँ बहुत ही सहजता से, बड़ी सरलता से आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बात करेंगे आज जो हम लोगों को पढ़ना है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन लागत क्या होती है। आखिर परिचालन लागत, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग की एक ऐसी ब्रांच है जो ऐसी जगहों पर, ऐसी कंपनीज में यूज की जाती है जो किसी प्रोडक्शन कार्य से संलग्न है, अर्थात जहां पर प्रोडक्शन किया जा रहा है। ये उद्योगों में लागू होती है, इंडस्ट्रीज में लागू होती है, जहां उत्पादन किया जा रहा होता है। क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो कैसे जाने कि मेरे द्वारा प्रोड्यूस्ड गुड्स की कॉस्ट क्या आई, इस पर कितना प्रॉफिट लेकर हम इसको बेच सकते हैं। जब आप प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन करना चाहेंगे तो उससे पहले आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए। अगर हमें कॉस्ट पता ही नहीं है, फिर हम सही तरीके से उसका सेलिंग प्राइस कैसे निर्धारित कर पाएंगे। अगर हमें कॉस्ट पता है तो उस पर एक रिजनेबल प्रॉफिट लगाएंगे और सेलिंग प्राइस निर्धारित कर लेंगे। इस वजह से हमेशा इंडस्ट्रीज में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ एक और अकाउंटिंग का यूज किया जाता है जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, किसी भी उत्पादित वस्तु की, मतलब किसी भी प्रोड्यूस्ड गुड्स की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को इजीली डिफाइन कर देता है, बहुत ही सरलता पूर्वक। इसमें अलग अलग मेथड हैं क्योंकि नेचर ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर जो उत्पादन आप कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या है, किस तरीके का उत्पादन कर रहे हैं आप, तो उसके आधार पर अलग अलग मेथड हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। जैसे ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस काम हो रहा है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हैं। इन फ्यूचर किसी वस्तु की सप्लाई करना है, कोई सर्विस प्रोवाइड करना है तो उसके लिए टेंडर प्राइस यूज करते हैं। किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्शन है तो वहां पर यूनिट कॉस्टिंग यूज कर लेते हैं। कितना मटेरियल प्रोडक्शन में, कितना मटेरियल, कितना लेबर लग रहा है और उसको कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इसके लिए मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल कर लेते हैं। किसी ऐसे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जहां पर ज्यादा कार्य जो है वो मशीनों की सहायता से लिया जा रहा है तो मशीन और रेट कर लेते हैं। मतलब ओवरऑल कॉस्ट अकाउंटिंग में अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो ये पढ़ा कि किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है और उस उत्पादन की कुल लागत और प्रति इकाई लागत को कैलकुलेट करने के लिए, को जानने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का हमने यूज किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जहां पर किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा रहा बल्कि सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। अब क्या उसकी कॉस्ट नहीं है? सर्विस की कोई कॉस्ट नहीं आती? नहीं, सर्विस की भी कॉस्ट आती है। तो फिर उस कॉस्ट का कैलकुलेशन हम कहां करने जाएंगे? कौन सा ऐसा मेथड है जो उसकी कॉस्ट हमें बताएगा कि इसकी इतनी कॉस्ट आई है? बस कॉस्ट अकाउंटिंग का एक और नया मेथड आ गया और उसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जहां पर हम प्रोडक्शन नहीं करते, ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन सर्जिकल नहीं है, परिचालन करते हैं। ओके, मतलब जहां पर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो वहां पर उनकी कॉस्ट का निर्धारण करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा मेथड है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन लागत।
तो क्या कह सकते हैं परिचालन लागत को? एज ए डिफिनेशन क्या कहेंगे? लागत लेखांकन की एक ऐसी पद्धति जो ऐसी जगहों पर प्रयोग की जाती है जहां पर किसी वस्तु का उत्पादन नहीं बल्कि परिचालन किया जा रहा होता है, सेवाएं प्रदान की जा रही होती हैं। वहां पर उनकी कुल लागत और प्रति इकाई लागत का निर्धारण करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जिस मेथड का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन लागत। एज एग्जाम्पल, हॉस्पिटल्स किस वस्तु का उत्पादन करते हैं? कोई नहीं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। कोई शरीर के अंदर विसंगति आ गई तो उसको दूर करने का काम करते हैं, उत्पादन नहीं करते, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या हॉस्पिटल की कोई कॉस्ट नहीं होती? अब आप सोचेंगे कि नहीं होती है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आपको क्या करती है? वहां पर आप बहुत सारी किताबों का संग्रह है, मैगजीन का संग्रह है, न्यूज़पेपर तमाम सारे आते हैं, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वो भी आपसे एक कॉस्ट चार्ज करते हैं कि भैया इतना पैसा आपको पर मंथ देना पड़ेगा। कैसे वो निश्चित कर लेते हैं कि कितना पैसा हमको एक कैंडिडेट से ले लेना चाहिए? क्योंकि उनकी भी कॉस्ट है, प्रोडक्शन किसी वस्तु का नहीं है, सेवा दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, परिवहन, क्या किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं? नहीं, वो पैसेंजर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने को, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही चीजें? ये क्या करते हैं? फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। म्युनिसिपैलिटी किसी वस्तु का उत्पादन करती? नहीं करती, लेकिन रोड मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस, इसका काम किसके पास है? म्युनिसिपैलिटी के पास में है। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, गैस सप्लाई, किसी वस्तु का उत्पादन करते? नहीं, ये उत्पादन नहीं करते, ये केवल सप्लाई करते हैं। ओके, जहां इनका उत्पादन किया जा रहा है, जहां इनका उत्पादन किया जा रहा है उसके लिए तो प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज किया जा रहा है। तो अब ये यहां जब सप्लाई हो रही है तब क्या इसकी कोई कॉस्ट नहीं आती? आती है ना। तो फिर ये कौन सा मेथड ले लें? होटल्स किस वस्तु का उत्पादन करते हैं? फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये लोग अपनी कॉस्ट का निर्धारण कैसे करेंगे? फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर अपनी कॉस्ट का निर्धारण कैसे करें? तो बस इन सब की कॉस्ट का निर्धारण करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेथड आया उसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्या? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मैंने बताया कि लागत लेखांकन की एक ऐसी विधि जो ऐसे व्यवसाय में प्रयोग की जाती है जहां किसी वस्तु का उत्पादन नहीं बल्कि परिचालन किया जाता है, उनका ऑपरेट किए जाती हैं एक्टिविटीज। वहां पर जो हम मेथड यूज करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बात समझ में आ गई आपको? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है। अब कैसे इनकी यूनिट्स का निर्धारण करते हैं? तो देखो, अगर आप जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो इसका चार्ज कैसे आता है? प्रति किलोवाट, प्रति यूनिट, इसका ऐसे निर्धारण किया जाता है। अगर पानी वाटर सप्लाई की बात करते हैं तो प्रति गैलन इसका चार्ज किया जाता है। जब आप होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो पर प्लेट आपसे चार्ज किया जाता है। अगर हॉस्पिटल में खुदा न खास्ता कभी जाना पड़ गया तो बेड चार्ज पर डे लिया जाता है आपसे। इसी तरीके से जब कभी भी आपने ट्रेवल किया होगा, चाहे ट्रेन में, चाहे बस में, चाहे टैक्सी में, कैसे भी, तो वहां पर प्रति पैसेंजर आपसे चार्ज लिया जाता है। यह है, इसकी यूनिट्स हैं जिनमें हम इनको वैल्यू निकालते हैं इनकी। जैसे उत्पादन की जब बात करते हैं तो उत्पादन इकाइयों में हो रहा होता है, क्विंटल में हो रहा होता है, टन्स में हो रहा होता है, तो हम उसमें इसको डिफाइन करते हैं। और यहां पर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चल रही हैं वो कैसे चल रही हैं, तो उनको डिफाइन करने के लिए ये प्रोसेस आता है पर पैसेंजर किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं परिवहन ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्टेशन तो दो तरीके का होता है, पैसेंजर या फिर गुड्स, माल को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, या फिर सवारियों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। तो वहां पर सवारियों की जब बात करेंगे तो पर पैसेंजर किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। और जब हम माल की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट टन्स किलोमीटर, कॉमर्शियल टन किलोमीटर। जब होटल्स की बात करेंगे तो वो कैसे चार्ज करते हैं? पर प्लेट चार्ज करते हैं। जब हम बात करेंगे
गैस वाटर सप्लाई के लिए तो प्रति गैलन चार्ज करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करेंगे तो किलोवाट प्रति यूनिट चार्ज करेंगे। ये इसकी यूनिट्स हैं जिसमें इसको डिफाइन किया जाता है। ओके, तो अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का एनालिसिस करें तो ये पाएंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पैसेंजर किलोमीटर से पूछे जाते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन से पूछे जाते हैं। परिवहन से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो परिवहन में कैसे कैलकुलेशन होती है और किस तरीके का परिवहन होता है, आइए इसको जानें। तो जब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट में दो तरीके का ट्रांसपोर्ट है। क्या? या तो पैसेंजर्स को लाने और ले जाने का काम किया जा रहा होगा, और या तो गुड्स को लाने ले जाने का काम किया जा रहा होगा। वे दो ही तो काम होंगे, या तो माल ढोने का काम किया जा रहा होगा, या तो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर के जाने का काम किया जा रहा होगा। जब यात्रियों के बिहाफ पर हम कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो फिर दो कंडीशन आ जाएंगी। क्या? एक टोटल किलोमीटर, एक पर पैसेंजर किलोमीटर। जब हम गुड्स के आधार पर बात करेंगे तो फिर दो कंडीशन आ जाएंगी। वो दो क्या? नंबर एक एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, और नंबर दो कॉमर्शियल टन किलोमीटर। अब यहां समझो टोटल किलोमीटर क्या है, पर पैसेंजर किलोमीटर क्या है। टोटल किलोमीटर का तात्पर्य यह होता है कि आखिर गाड़ी कितने किलोमीटर चली। क्या? गाड़ी कितने किलोमीटर चली। पर पैसेंजर की बात क्या होती है कि कितने पैसेंजर लेकर गई, और उनमें से एक पैसेंजर से हमें कितना किराया ले लेना चाहिए। ओके, तो देखो ये वाले फॉर्मूले जो हम बताने जा रहे हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना आगे हमेशा, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और अगर ये आपको नहीं आते तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन आपसे लगे तो आपको ये आते हो, इनका कैलकुलेशन आता हो, कैसे किया जाता है। देखो, जब आप नंबर एक टोटल किलोमीटर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ बस मान लेता हूं, क्योंकि पैसेंजर की बात हो रही है, पैसेंजर की बात होती है, नंबर ऑफ बस, टैक्सी, कुछ भी, इनटू डिस्टेंस। क्या? इनटू डिस्टेंस, कितनी दूरी है उन शहरों के बीच में, उन दो जगहों के बीच में जहां आपकी बस चलती है, जहां आपकी टैक्सी चलती है। तो नंबर ऑफ बस इनटू डिस्टेंस इनटू ट्रिप, चक्कर, कितनी बार आती जाती है, एक ही बार जाती आती है या दो बार आती जाती है, कितनी बार, इनटू टू, ट्रिप इनटू टू। इनटू टू तब तक करेंगे जब तक लिखा ना हो कि जो आने और जाने की दूरी इतने किलोमीटर है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो आने और जाने की दूरी इतने किलोमीटर तो टू नहीं करेंगे, लेकिन अगर लिखा कुछ ना लिखा हो, सिर्फ लिखा हो 5 चक्कर करती है, 6 चक्कर करती है, 5 राउंड करती है, 6 राउंड करती है, तो फिर इनटू टू करेंगे। क्योंकि अगर हम अपने गंतव्य से कहीं पर गए हैं तो वहां से वापस भी तो आएंगे, तो अगर 100 किलोमीटर गए तो 100 किलोमीटर आएंगे, तो ये तो 100 किलोमीटर है, जबकि यात्रा हमारी कितनी होगी, 200 किलोमीटर। तो 100 इंटू टू, नंबर ऑफ बस इंटू डिस्टेंस इंटू ट्रिप इंटू टू, और इंटू डेज, कितने दिन चली महीने भर में। ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मोस्टली मंथली की जाती है, कितनी, मोस्टली मंथली की जाती है। तो मंथ में कितने दिन चली, ओके, कितने दिन, पूरा महीना चलती रही, 25 दिन चली, 20 दिन चली, 22 दिन चली, कितने दिन चली। अगर हम इतना करेंगे, अगर इतना करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि गाड़ी एक महीने में कितने किलोमीटर चली। ओके, बात समझ में आ गई। जैसे मान लो नंबर ऑफ बस 5 है,
डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, 2 ट्रिप वो रोज करती है, तो इंटू 2 और इंटू 20 दिन महीने में चलती है। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन होगा आपसे। ठीक। एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसके पास 5 बसें हैं जो 2 शहरों के बीच में चलती हैं, जिनकी दूरी 100 किलोमीटर है, प्रत्येक बस दिन में 2 राउंड करती है, इंटू 2 और महीने में 20 दिन चलती हैं या 10 दिन खाली खड़ी रहती हैं। ओके। जब तक मंथ को कंसीडर न कर दिया जाए, जैसे कहा जाए मई महीने में 10 दिन नहीं चलती, तो मई 31 का होता, 10 दिन नहीं चलती, इसका मतलब 21 दिन चलती हैं। लेकिन अगर केवल माह कहा जाए, केवल मंथ कहा जाए, कौन सा मंथ ना कहा जाए, तो एवरी मंथ 30 डेज कंसीडर करेंगे। क्लियर? अब इसको टोटल कर लो, कितना आएगा देखो, 500 गुणे 2000 और गुणे 2 2000, 2000 गुणे 20, 2 दूना 4, 40,000। ओके। देखो ये 4 जीरो तो ऐसे रख दो यहाँ पे, 4 जीरो, 3 जीरो ऐसे रख लो, फिर 2 दूना 4 दूनी 8 पंचे 40। ओके, 40,000 आएगा। अब अगर हमें पर पैसेंजर किलोमीटर निकालने हो तो पर पैसेंजर कैसे निकालते हैं? पर पैसेंजर सेम फॉर्मूला, क्या? नंबर ऑफ बस इंटू डिस्टेंस इंटू ट्रिप इंटू 2 इंटू डेज, डेज को वर्किंग डेज कह सकते हैं, वैसे ये वर्किंग डेज ही है, अंडरस्टूड है, इंटू कैपेसिटी, इतना बढ़ेगा फिर आगे, ऑफ बस इंटू कैपेसिटी यूज्ड परसेंटेज अपॉन 100। क्या? इंटू कैपेसिटी ऑफ बस इंटू कैपेसिटी यूज्ड अपॉन 100। अब ये क्या चीज है? देखो यहां से हमको पता चलता है गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी। जब 40,000 किलोमीटर चलेगी तो 40,000 किलोमीटर का हमें रिपेयर कराना पड़ेगा, टायर ट्यूब देखना पड़ेगा, डीजल पेट्रोल देखना पड़ेगा, रनिंग स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन इस 40,000 किलोमीटर की हम कॉस्ट तो ओवरऑल जान गए, लेकिन ये कि यात्री से कितना लें, ये तो तब जान पाएंगे जब हमको ये पता हो कि इतने किलोमीटर में कितने यात्री हमने ढोए। इसके लिए क्या किया जाता है, कौन सा किलोमीटर चाहिए हमको? पर पैसेंजर किलोमीटर चाहिए, जिसके कैलकुलेशन का तरीका ये है, इसका कंडीशन ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। सेम यही चीज है, 5 बसें हैं, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2 ट्रिप करती है, 20 दिन चलती है, 80 सवारियां बैठने की जगह है। बस के अंदर कितनी है? 80 सवारियां बैठने की जगह है, और 90% ये प्रतिशत यूज किया जाता है। मतलब 90% सीट जो है वो भरी रहती है, 10% वैकेंट रहती हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी जो 2 शहरों के बीच में अपनी 5 बसें चलाती है, जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, प्रत्येक बस दिन में 2 राउंड करती है, माह में प्रत्येक बस में 80 सवारियां बैठने की जगह हैं, जिसमें 10% खाली रहती हैं या जिसका 90% प्रयोग किया जाता है, प्रत्येक बस महीने में 20 दिन चलती है। ये लो, ये हो गया पूरा कैलकुलेशन। अब कर लो ये कितना आएगा। तो यहां पर देखो, यहां तक अगर हम आए तो ये 40,000 तो आएगा। यहां तक अगर आ जाए तो कितना आएगा? 40,000। तो इतना और आगे बढ़ा लेते हैं, 40,000 गुणे 80 गुणे 90 बटे 100 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 2 जीरो और काट दो, 9 8 72 और 40 से उसका मल्टीप्लाई दे दो, तो 4 जीरो तो ऐसे ही ले लो, 1 2 3 4, और 4 से गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8, 4 सते 28, हाँ पूरा 28,80,000 किलोमीटर। ओके। यात्री कितने किलोमीटर ले जाए गए? 28,80,000 किलोमीटर यात्री ले जाए गए, क्योंकि इस तरीके से उसमें यात्री बैठे रहते थे। बात क्लियर हो गई आपको? तो 2 तरीके से हम लोग पैसेंजर के कंडीशन में कैलकुलेशन करेंगे। एक टोटल किलोमीटर ऐसे निकालेंगे, पर पैसेंजर किलोमीटर ऐसे निकालेंगे। एक बार इसको हम कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं, कहीं कोई कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं है। 40,000 गुणे 80 गुणे 90 और डिवाइडेड बाई 100, 28,80,000 किलोमीटर। ठीक है,
पैसेंजर किलोमीटर है, ये किलोमीटर नहीं है, ये है क्या है, पैसेंजर किलोमीटर है। ओके, तो इन पर आधारित ही क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं, अक्सर पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन तो इस पर बहुत पूछा जाता है। ओके, ये कॉमर्स टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे दिया, आपसे बताया पर पैसेंजर किलोमीटर बताओ कितना होगा। अब अगर आपको ये कंडीशन आती है, इसको एक सीरियलाइज करना आता है सिस्टमेटिक तरीके से, तभी तो कैलकुलेशन कर पाओगे। अब बात करेंगे किसकी, गुड्स में। ये किसकी हमने बात करी, पैसेंजर की हमने बात करी। अब हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं गुड्स। गुड्स में पहली कंडीशन है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का मतलब होता है कि इसमें यह देखा जाता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर माल को लेकर के गई, और इसमें जितनी डिस्टेंस होती है उसको एक नहीं माना जाता, उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट लिया जाता है। ओके, अगर इसके हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो इसका मतलब होता है, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इनटू वेट। क्या होता है, डिस्टेंस इनटू वेट, कितनी दूरी तय करी और कितना वेट लेके गई। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर संपूर्ण दूरी को एक नहीं माना जाता। क्या, संपूर्ण दूरी को एक नहीं माना जाता, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है। जैसे क्या कहा गया कि एक ट्रक है जो माल लेकर के जा रही है, कैसे जा रही है, 100 किलोमीटर चली, 100 किलोमीटर चली, कितना माल ले गई, 20 टन माल ले गई। फिर 80 किलोमीटर चली, ओके, और 30 टन माल ले गई। अच्छा, किलोमीटर लिखा नहीं, 80 किलोमीटर चली, 30 टन माल लेकर के, और फिर आगे 70 किलोमीटर चली, 10 टन माल लेकर के, ऐसे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 8 7 15 250 किलोमीटर गाड़ी चली है। कितना चली है, 100 80 70, 180 और 70 250, 250 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो यहां डिस्टेंस 250 इंटू वेट कितना, 20 30 10, तो 30 20 50 और 10 60। तो हम सीधा कर देंगे ऐसे, यहां पे हम क्या रख देंगे, 250 इंटू 60, कितना आ जाएगा, 25 का 150, है ना। गलत हो जाएगा, ऐसे अगर आपने रखा तो समझ लो क्वेश्चन आपका गलत गया। यहां पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, परिशुद्ध टन किलोमीटर में पूरी डिस्टेंस को एक नहीं माना जाता। कैसे कैलकुलेशन की जाती है, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन कैसे ये आपको पता होना चाहिए। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 100 इंटू 20 प्लस 80 इंटू 30 प्लस 70 इंटू 10। ओके, तब ये क्या निकल के आएगा, 2000 प्लस 8 दूनी 16 8 24, 2400 प्लस 700 बराबर 2000 और 2400 4400 और 700 5100 टन किलोमीटर। कितना, 5100 टन किलोमीटर। कैलकुलेशन सही है ना भाई, 2000 8 24 2400 और 700, 24 और 7 हो जाएगा 31 और 20 51, ठीक, 5100 टन किलोमीटर। ऐसे करोगे, ऐसे कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ये तरीका आपका एकदम गलत है, इस तरीके से मत कर दीजिएगा ये फॉर्मूला देखकर। अब सोचो अगर ये बात आपको नहीं आती होगी कि यहां पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में दूरी को एक नहीं माना जाता, अलग अलग माना जाता, तो आप ये निकालेंगे 15,000 किलोमीटर। यकीन मानिए ऑप्शन में भी 15,000 किलोमीटर नंबर ए पर ही लिखा होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में आई बात, तो इस तरीके से करेंगे। अच्छा, बात आई फिर उसके बाद में कॉमर्शियल टन किलोमीटर की। किसकी, कॉमर्शियल टन किलोमीटर। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये कहती है कि दूरी जितनी तय करी उसको एक मान लो। क्या, जितनी दूरी तय करी उसको एक मान लो और एवरेज वेट ले लो। क्या, कंप्लीट डिस्टेंस इंटू एवरेज वेट। कंप्लीट
डिस्टेंस इनटू एवरेज वेट। कंप्लीट डिस्टेंस, जैसे यही क्वेश्चन हम मान लेते हैं, तो कंप्लीट डिस्टेंस क्या है? 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर एंड 70 किलोमीटर। 100 प्लस 80 180 एंड 70 250, 250 किलोमीटर। एवरेज वेट का मतलब क्या है? एवरेज वेट का मतलब क्या है? 30 20 10 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 वेट है तो अपॉन 3। 30 20 50 10 60 बटे 3 20। ओके, ये ऐसे कहती कर लो, 25 दूना 50, 5000 किलोमीटर। ओके, तो एब्सोल्यूट टन्स किलोमीटर क्या है? जहां पर जहां पर डिस्टेंस इनटू वेट है, लेकिन डिस्टेंस क्या है? स्टेप बाय स्टेप है। डिस्टेंस कैसा है? स्टेप बाय स्टेप। ओके, एंड वेट इस तरीके से। और कॉमर्शियल टन किलोमीटर में क्या है? कंप्लीट डिस्टेंस, ये पूरी दूरी को एक ही मानता है, लेकिन वेट को एवरेज ले लेता है। कंप्लीट डिस्टेंस इनटू एवरेज वेट। देखो दोनों आसपास ही रहते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन ये मत कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर किलोमीटर और गुड्स, पैसेंजर और गुड्स, जिसमें पैसेंजर में टोटल किलोमीटर पर पैसेंजर किलोमीटर, गुड्स में एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कॉमर्शियल टन किलोमीटर, दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। ये फॉर्मूला, सबसे ज्यादा फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, बात क्लियर है? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको कतई मिस मत करिएगा। क्लियर एकदम? अच्छा, अब बात करेंगे कि जब हम लोग पैसेंजर किलोमीटर की बात करेंगे या फिर टन्स किलोमीटर की बात करेंगे, तो फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में एक टाइम होगा, जिस टाइम में हम लोग ये कॉस्टिंग कर रहे होंगे उसको नीचे लिख देते हैं। इसके लिए खर्चों को 3 पार्ट में बांटा गया। खर्चों को कितने पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट में बांटा गया। ओके, एक एक्सपेंस लिया गया जिसका नाम है फिक्स्ड चार्जेस, दूसरा मेंटेनेंस चार्जेस, और तीसरा है रनिंग चार्जेस। कितना? 3 पार्ट में बांटा गया। अब फिक्स्ड चार्जेस का मतलब क्या है? स्टैंडिंग चार्जेस भी कह सकते हैं, जिनका गाड़ी के चलने या न चलने से कोई मतलब नहीं है। गाड़ी चले या ना चले, इनको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कौन कौन से ऐसे खर्चे होते हैं? जैसे आपका होता है रोड टैक्स, लाइसेंस फीस, गैरेज रेंट एज पर कंडीशन। अगर गाड़ी रिपेयर के लिए गैरेज में खड़ी है, गैरेज का मतलब ये नहीं होता है जहां पर गाड़ी खड़ी होती है, गैरेज का मतलब है जहां पर रिपेयर भी होती है। ओके, तो अगर रिपेयर के लिए क्वेश्चन में बता रहा कि रिपेयर के लिए गाड़ी गैरेज में खड़ी है, तो फिर वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आ जाएगा। और अगर ऐसे ही सीधे सिंपल गैरेज रेंट दिया है तो फिक्स्ड का पार्ट है। ओके, देखो गाड़ी चले ना चले, गैरेज रेंट का किराया आपको देना पड़ेगा। रोड फीस, लाइसेंस फीस आपको देना पड़ेगा, गाड़ी चले या ना चले। अगर ड्राइवर और क्लीनर आपने सैलरी बेस्ड रखा है तो इनकी सैलरी और मजदूरी आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप गाड़ी चलाएं या ना चलाएं। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, जो प्रशासनिक खर्चे इसके हैं वो आपको देने पड़ेंगे, चाहे गाड़ी चले या फिर ना चले। ओके, अगर आपने कोई अकाउंटेंट रखा है, कोई सुपरवाइजर रखा है, तो उसकी सैलरी आपको देनी पड़ेगी, गाड़ी चले या ना चले। तो ये सब कैसे हैं? फिक्स्ड है ना, क्योंकि गाड़ी के चलने और ना चलने से इनका कोई लेना देना नहीं है, तो ये सब फिक्स्ड में जाएंगे। डेप्रिसिएशन, जैसे क्वेश्चन में लिखा हो 10% डेप्रिसिएशन, 20% डेप्रिसिएशन, तो फिर ये कैसा है? ये तो फिक्स्ड है। ओके, डेप्रिसिएशन किलोमीटर बेस्ड हो तो कहां आ जाएगा? तो फिर रनिंग में आ जाएगा, क्योंकि ये फिर रनिंग से रिलेटेड हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? तो डेप्रिसिएशन अगर परसेंटेज बेस्ड है तो फिक्स्ड है, रनिंग बेस्ड है तो रनिंग में आएगा। ओके, बात क्लियर हो रही? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने गाड़ी को खरीदने के लिए लोन लिया हुआ था, तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट चुकाएंगे आप, वो फिक्स्ड है, गाड़ी चले ना चले इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। फिक्स्ड खर्चे समझे? मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंसेस क्या है? जो गाड़ी के मेंटेनेंस और रिपेयर से रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन में एक तो सीधे लिखा होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो कहां जाएगा? मेंटेनेंस में आएगा। टायर एंड ट्यूब्स, ये कहां आएगा? मेंटेनेंस में आएगा।
ओके, ओवरहेड्स अगर क्वेश्चन में दिए हैं तो कहां जाएंगे, मेंटेनेंस में आएंगे। ये कहां जाते हैं सब, मेंटेनेंस में जाते हैं। रनिंग का मतलब क्या है, गाड़ी के चलने पर जो खर्च होंगे वो रनिंग है, जिनको हम ऑपरेटिंग भी कह सकते हैं, वेरिएबल भी कह सकते हैं, चार्जेबल भी कह सकते हैं। अगर गाड़ी चलेगी तो ये खर्च होंगे, गाड़ी नहीं चलेगी तो खर्च नहीं होंगे। जैसे पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, गाड़ी चले तभी तो लगेगी, ना चले तो नहीं लगेगी। सैलरी ऑफ रनिंग स्टाफ, अगर आपने ड्राइवर और क्लीनर इस शर्त पर रखे हैं कि अगर मेरी गाड़ी चलाओ, जितने किलोमीटर तुम गाड़ी लेके जाओगे उतने रुपए के, उतने किलोमीटर के हिसाब से हम आपको पेमेंट करेंगे, तो ये कहां जाएगा, तो ये रनिंग का पार्ट है। और अगर आपने सैलरी बेस्ड रखा है तो फिर ये स्टैंडिंग का पार्ट है। तो सैलरी एंड वेजेस ऑफ रनिंग स्टाफ, ये कहां जाता है, रनिंग में आता है। डेप्रिसिएशन 1 रुपीज 2 रुपीज पर किलोमीटर, अब देखो ये क्या हो गया, रनिंग कंडीशन आ गई। अगर गाड़ी चलेगी तो ये डेप्रिसिएशन लगेगा, नहीं चलेगी तो नहीं लगेगा, तो डेप्रिसिएशन कहां आएगा, रनिंग में आएगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंसेस को कितने पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन से, फिक्स्ड चार्जेस या स्टैंडिंग चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस, रनिंग चार्जेस। फिक्स्ड का मतलब है ऐसे खर्चे जो गाड़ी के चलने या न चलने से उनका कोई संबंध नहीं है, समय के साथ संबंध रखते हैं, समय व्यतीत होता जाएगा, ये खर्चे होते चले जाएंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का मतलब, हाँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ही गैरेज रेंट आ जाएगा, अगर रिपेयर्स के लिए गाड़ी खड़ी हुई है गैरेज में तो। ओके, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर से रिलेटेड सारे खर्चे आएंगे। रनिंग में पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, ऑयल और डेप्रिसिएशन और रनिंग कंडीशन और रनिंग स्टाफ सैलरी, ये रनिंग में आएगा। तो ये 3 पार्ट में एक्सपेंसेस को डिवाइड किया गया है। हम लोग अगले वीडियो से अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देंगे। मेरी मैक्सिमम कंडीशंस क्या होंगी, ट्रांसपोर्ट पर बेस्ड करती होंगी, जो कि पैसेंजर किलोमीटर से होंगी। 1-2 क्वेश्चन हम लोग गुड्स से रिलेटेड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और होटल से संबंधित एक क्वेश्चन करेंगे। ओवरऑल 12 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। अगर आपको अच्छी तरीके से सरलतापूर्वक चीजें समझ में आ गई हों, बहुत ही सरलतापूर्वक, तो फिर इसको अपने कम से कम 10 दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। सबसे पहली कंडीशन तो है वीडियो आप तक पहुंचा हो, है ना। मेरे वीडियोस पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता है क्या इसके पीछे रीजन है, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट होगी ऐसी जो हम कर रहे होंगे लगातार, शायद क्योंकि वीडियोस उतना नहीं आगे बढ़ पा रहा है जितना बढ़ना चाहिए, है ना। तो अगर आप तक पहुंच गया तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी आप उठा लीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी लाभान्वित हो रहे हैं तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करना, अपनी समझ को थोड़ा और बेहतर बनाने के उद्देश्य से। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।